सो हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो भाई चालू करते हैं, वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और ये जो सीरीज बन रही है वो कौन सी है? इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 की। वो मैटर नहीं करता कि आप बीए के स्टूडेंट हो या बीकॉम के स्टूडेंट हो, बस ये मेक श्योर करना कि आपका जो सेमेस्टर है वो 4th सेमेस्टर होना चाहिए और बुक का नाम होना चाहिए इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। इसके पहले ही हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आपको क्या बोलते हैं उसको देखना है या फिर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, और चैप्टर आज चालू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे हम सीखेंगे कि फिलिप्स कर्व क्या होता है और थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन से कैसे फिलिप्स कर्व जो होता है उसमें चेंजेस आते हैं। सिंपल समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, अच्छा एक चीज और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो इस सब्जेक्ट के नहीं किसी भी सब्जेक्ट के, अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। ज्यादा महंगे नोट्स होते नहीं है, 150 से 200 के बीच में प्राइस होता है। आप अगर चाहो तो कांटेक्ट करोगे तो हो सकता है क्या पता डिस्काउंट चल रहे हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाए। सिंपल जी, तो कांटेक्ट करके पक्का ट्राई करना। नंबर अगर दिखाई ना दे रहा हो तो भाई 8059639586 ये नंबर है। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और वहां पे जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। और नंबर्स की डिटेल, नोट्स कैसे परचेज करने हैं वो सब डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी व्हाट्सएप करोगे आपको सब बता देंगे। फिलहाल शुरू करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है फिलिप्स कर्व एंड थ्योरी ऑफ एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे हम सीखेंगे फिलिप्स कर्व आखिर होता क्या है और जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे क्या चेंजेस आते हैं फिलिप्स कर्व में, या फिर क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से क्या फर्क पड़ता है फिलिप्स कर्व में, उसके बारे में समझते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, बस आपको ये 4 पॉइंट सीखने हैं। जैसे ही आपके 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए वैसे ही पूरा चैप्टर आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, फिलिप्स कर्व क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ठीक है जी। उसके बाद एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन के बारे में हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है किसकी, फिलिप्स कर्व की। आखिर ये फिलिप्स कर्व है क्या? फिलिप्स कर्व कुछ नहीं, फिलिप्स कर्व जो है वो एक बचपन में आपने पढ़ा होगा इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व जिसको हम बोलते हैं, बस उसी कर्व की तरह एक कर्व है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो कि रिलेशन दिखाता है किस किस के बीच में, इन्फ्लेशन के बीच में, इन्फ्लेशन हमारे देश में कितना चल रहा है उसके बीच में, और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। फिलिप्स कर्व क्या होता है? एक ऐसा कर्व जो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या दिखाता है, रिलेशन दिखा देता है। ठीक है जी। अब ये माना जाता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर क्या होता है, घटता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। हम ये मान लेते हैं कि देश में इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, हमारे देश में इन्फ्लेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी महंगाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। महंगाई का बढ़ने का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स आप बेचते हो या फिर जो बिजनेसमैन जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो बिजनेसमैन है वो जो प्राइस कमाते थे या फिर वो जो प्रॉफिट कमाते थे उनके प्रॉफिट पे क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होता है, इन्फ्लेशन के बढ़ने से बिजनेसमैन का प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब प्रॉफिट बढ़ने की वजह से बिजनेसमैन सोचता है कि क्यों ना प्रोडक्शन भी बढ़ाए, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो ज्यादा आउटपुट बना के बेचेंगे। और जैसे ही बिजनेसमैन सोचता है ज्यादा आउटपुट बना के बेचे तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपने लेबर्स को ज्यादा जॉब्स देनी पड़ती हैं। यानी कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोगों को रोजगार मिलने लग जाता है। लोगों को रोजगार मिल रहा है तो मतलब देश के अंदर बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात, जैसे ही देश में इन्फ्लेशन होता है उसकी वजह से देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इसीलिए देखो, मान लेते हैं ये हमारा था क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन का रेट या फिर प्राइस लेवल, क्या बोलते हैं इसे, प्राइस लेवल। ये था हमारा प्राइस लेवल। तो देश में कितने लोग बेरोजगार घुमा करते थे तब, उस टाइम पे देश में इतने लोग अनएम्प्लॉयड रहा करते थे, यानी हम पॉइंट ए पे थे। सिंपल। अब क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी जैसे ही प्राइसेस बढ़ गए चीजों के मार्केट के अंदर, जैसे ही प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, पी से हम कहां पे आ गए, P1 पे। प्राइस बढ़ते के साथ ही देश में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, यानी क्यू से हम कहां पे आ जाएंगे, Q1 पे आ जाएंगे। क्योंकि जैसे ही प्राइस बढ़ेंगे बिजनेसमैन सोचेगा थोड़ा ज्यादा बना के बेचता हूं, ज्यादा बनाने की लालच में लोगों को वो जॉब प्रोवाइड करेगा, तो जो बेरोजगारी होती है वो क्या हो जाएगी, देश के अंदर कम हो जाएगी। इतना समझ में क्या? और सेम इसका उल्टा भी, अगर मान लेते हैं इन्फ्लेशन कम हो जाता है,
इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कम होने का मतलब है, मैं कह रहा हूं कि मार्केट में चीजों के प्राइस क्या होते हैं, वो कम हो जाते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए कि देश में डिफ्लेशन हो जाता है, मंदी हो जाता है। लेकिन अगर मैं मंदी के हिसाब से बताऊं, मंदी होना एक नेगेटिव वे में, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को डिनोट करता है, इसलिए डिफ्लेशन की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा कि इन्फ्लेशन क्या हो रहा है, कम। अगर देश में इन्फ्लेशन कम होता है यानी प्राइसेस कम मिलेंगे, कोई भी बिजनेसमैन सामान बेचेगा तो उसको प्राइस क्या मिलेगा, उसका कम मिलेगा, इसलिए उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, कम। तो क्या बिजनेसमैन चाहेगा उतना सामान बनाना, उतना सामान बेचना? तो नहीं, तो वो प्रोडक्शन क्या करेगा, आउटपुट क्या करेगा, कम। जिससे जो उसके पास काम करने वाले मजदूर हैं, क्या वो उनको उतने रखेगा मजदूर जितने पहले रख रहा था? नहीं, उन लोगों को क्या करेगा, वो निकालेगा, यानी कि इंप्लॉयमेंट क्या होगी, कम। ज्यादा लोगों को काम नहीं मिलेगा, सिंपल जी। और इंप्लॉयमेंट कम रखेगा या फिर इंप्लॉय कम रखेगा तो उससे देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो समझ में आया? जैसे ही इन्फ्लेशन घटता है वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। यानी कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक नेगेटिव रिलेशन दिखाई देता है। कैसा रिलेशन दिखाई देता है, नेगेटिव। इसी वजह से दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि जो इन्फ्लेशन है और जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके अंदर कैसा रिलेशन दिखाई देता है, नेगेटिव। और इसी वजह से डेफिनेशन भी यही बनती है। फिलिप्स कर्व क्या होता है, एक ऐसा कर्व, इट इज ए कर्व विच shows the negative relationship between inflation and unemployment। एक ऐसा कर्व जो कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उस कर्व को क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यही समझ लो, इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है, यहां से अगर हम यहां पे आ गए यानी कि P2 पे आ गए, तो उससे क्या होगा, उससे लोगों को बेरोजगारी क्या हो जाएगी, उससे बढ़ जाएगी। यानी लोगों को जॉब कम मिलने लग जाएगी, बेरोजगारी देश के अंदर बढ़ जाएगी। यानी हम पहले ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे गए थे, अब ए पॉइंट से हम कहां पे आ जाएंगे, सी पॉइंट पे। क्वांटिटी Q से Q1 हो जाएगी। सिंपल इतना, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्की बात, बहुत अच्छे। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट दिखा रहा हूं कि लोग ज्यादा बेरोजगार होंगे अगर प्राइसेस क्या हो जाते हैं, चीजों के कम हो जाते हैं। बस ये सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको बोलते हैं फिलिप्स कर्व। और ज्यादा मुश्किल इसके अंदर कुछ नहीं था, बस एक सिंपल सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। और फिलिप्स कर्व कहता है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। सिंपल। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं फिलिप्स कर्व के बारे में। भैया नेगेटिव रिलेशन अगर देखने को मिल रहा है तो हम फिलिप्स कर्व को ऐसा भी तो बना सकते थे, या फिर हम फिलिप्स कर्व को ऐसा भी तो बना सकते थे पीपीसी की तरह से। ये आईसी कर्व की तरह ही क्यों बन रहा है, यानी कि ये कॉन्वेक्स ही क्यों हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन या फिर कॉन्केव टू ओरिजिन क्यों नहीं हो रहा। कॉन्केव मतलब होता है नतोदर मूल बिंदु की ओर, लेकिन छोड़ो, ये कॉन्केव और स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये कॉन्वेक्स ही क्यों हो रहा है। फिलिप्स कर्व जो है हमारा वो कॉन्वेक्स ही क्यों है, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो एक पॉइंट ऐसा आता कि ये जो लाइन है वो इसको यानी कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती जहां पे इसके कोऑर्डिनेट हो जाते 0, या फिर इस जगह पे इंटरसेक्ट करती जहां पे y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते 0, सॉरी यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट 0 हो जाते, जी कोमा कुछ भी होता, ठीक है जी। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 हो जाती, यानी कि कुछ भी कोमा 0, ऐसे कोऑर्डिनेट होते। यानी कि या तो इन्फ्लेशन 0 होती और या फिर अनएम्प्लॉयमेंट 0 होती। इस वाले कर्व में भी सेम ऐसे ही, यहां पे इंटरसेक्ट और यहां पे इंटरसेक्ट करते तो या तो 0 कोमा कुछ ना कुछ आता या फिर कुछ ना कुछ कोमा 0 आता। यानी एक पॉइंट जो है या तो इन्फ्लेशन या फिर क्या बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ ना कुछ 0 देखने को मिलता। लेकिन आपको पता ही है देश में क्या किसी भी चीज का प्राइस 0 कर सकते हैं क्या? दुनिया में कोई भी चीज क्या फ्री में मिलती है? नहीं जी, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती। दैट्स वाई हम किसी भी चीज का प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन जिसको मैं कह रहा हूं उसको 0 नहीं कर सकते। इसीलिए जो ये वाली प्राइस वाली जो लेवल है ना, इसको मैं 0 पे नहीं ले सकता। यानी कि ये जो फिलिप्स कर्व होता है कभी भी ये इस लाइन को यानी कि एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस मैं 0 नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा भैया ये तो बचपन में हमें को पता था, लेकिन ये यहां पे क्यों नहीं हो रहा इंटरसेक्ट, यहां पे तो हो सकता था इंटरसेक्ट। समझिए, हम किसी भी चीज को 0 नहीं कर सकते प्राइस के तौर पे अगर देखा जाए तो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसके देश में भी बेरोजगारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन कभी भी किसी भी देश के अंदर बेरोजगारी 0 नहीं हो सकती। सिंपल, किसी भी देश के अंदर बेरोजगारी 0 नहीं हो सकती।
किसी भी देश में जाओगे जहां पे आपको लगता है कि यहां पे कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं है, वहां पे भी आपको बेरोजगार देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हर देश में होता ही है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? बढ़िया। और इसी से नया टॉपिक आता है हमारा निकल के, क्या? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से एक बार इसको उतार लो जिसको उतारना है, फिर हम आगे चालू करते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सीखेंगे। सिंपल जी, बहुत अच्छी बात। हाँ भाई, शुक्र है। चलिए फिर, तो अब बात आता है दूसरा टॉपिक का, और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बताया था, बेरोजगारी बहुत तरह की होती है, ठीक है जी। बेरोजगारी बहुत तरह की होती है और गवर्नमेंट हर तरह की बेरोजगारी जो होती है उसको दूर करने की कोशिश करती है। कौन कौन सी बताई थी? बस एक बार नाम लिख देता हूं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग शहर के गांव के अंदर रह के बेरोजगार होते हैं। दूसरा, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जो लोग शहर में रह के बेरोजगार होते हैं। दूसरा, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं। तीसरा, चौथा, अनएजुकेटेड, जो लोग अनपढ़ होते हैं और बेरोजगार होते हैं, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, जैसे कि डिसगस्ट, जैसे कि क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल, जैसे कि सीजनल, जैसे कि स्ट्रक्चरल। ये सब मैं अनएम्प्लॉयमेंट जो थी वो बता चुका हूं कि क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वो पढ़ लोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कितने तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है और क्या क्या मेन रोल होते हैं इनके। फिलहाल नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहता है, किसी भी देश में अगर आप मानते हो कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, क्या मानते हो आप कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी जीरो है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अननेचुरल रेट कहता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट कभी भी नहीं होती, हमेशा किसी ना किसी देश में, मतलब हर किसी देश में हमेशा कभी भी बेरोजगारी जीरो नहीं होती, कोई ना कोई कभी ना कभी बेरोजगार रहता ही है उस देश में। सिंपल जी। अब इसको कैसे बोलता है, क्योंकि वो, अब देखो, अगर गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, मैंने सबको अगर जॉब प्रोवाइड कर दी, तो जो रूरल एरियाज के जितने भी लोग हैं, गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबको जॉब मिल गई, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे ही नहीं, सारे क्या कराएंगे, एम्प्लॉयड। तो हमने एक तरीके से गांव में रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, यानी अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, जीरो। सिंपल ना। वहीं से कंसेप्ट टूट के आता है, लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट में जीरो कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी, अनएम्प्लॉयमेंट फ्रिक्शनल, प्लस में अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी, ये स्ट्रक्चरल। सिंपल जी। इन दोनों जोड़ के आता है अपना वेज रेट, और वेज रेट डिसाइड करते समय ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बनी रहती है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कभी भी जीरो नहीं होती, ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है ये भी कभी भी जीरो नहीं होती। ऐसा क्यों भैया? सुनिए, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, कोई बंदा किसी कंपनी के अंदर अच्छे तरीके से काम कर रहा था, बढ़िया तरीके से काम कर रहा था, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, लेकिन मनुष्य के अंदर क्योंकि लालच होती है, और लालच मनुष्य को अच्छी तरीके से तरक्की करवाती है ना, क्योंकि लालच एक कला है भाई, ठीक है जी। क्योंकि जितनी ज्यादा लालच होगी उतना ज्यादा पैसा कमा पाओगे, क्योंकि इंसान के अंदर लालच नहीं होती तो चीजों की खोज नहीं होती। फिलहाल तो इसने सोचा यहां पे सैलरी मेरे को मिल रही है 2 लाख रुपए, क्यों ना मैं इस सैलरी की जगह और कहीं पे अप्लाई करके देखूं, क्या पता मेरे को अच्छी सैलरी मिल जाए। उसने कहीं और पे अप्लाई किया, जाके एक कंपनी उसको मिली जो उसको 4 लाख रुपए दे रही है, तो जाहिर सी बात है वो इस कंपनी को छोड़ के उस कंपनी में जाके ज्वाइन करेगा। और ऐसा तो कभी होता नहीं कि उसने आज छुट्टी मारी है, आज कंपनी को रिजाइन डाला कि आज मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो उसको अगले ही दिन तुरंत ही इस कंपनी ने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि एक नोटिस पीरियड नाम का एक चीज होती है। नोटिस पीरियड क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें अपना जो काम होता है, जो भी आपने कंपनी के लिए किया होता है, बकाया होता है, बाकी होता है, वो कोई नया बंदा कंपनी जब तक हायर नहीं कर लेती तब तक आप उस कंपनी को छोड़ के नहीं जा सकते, और जो नया बंदा हायर करती है उसको सिखा के वो काम फिर जाना पड़ेगा आपको। मतलब एक तरीके से आप 5 साल से काम कर रहे हो कंपनी में, आप तुरंत ही कंपनी को रिजाइन करके और तुरंत नहीं जा सकते, आपको कंपनी को नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा 2-3 महीने। जो वो नया बंदा लेके आएगी आपकी जगह पे कंपनी, आपको उसको सिखाना पड़ेगा, सारी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसको देनी पड़ेगी, तब आप अपनी कंपनी को छोड़ के जा सकते हो। सिंपल जी। चलिए, फिलहाल तो आप तुरंत तो जा नहीं सकते दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए, तो आप 1-2 महीने के लिए क्या रहते हो, अनएम्प्लॉयड रहते हो, बेरोजगार रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको ज्यादा प्रॉफिट के लालच में दूसरी कंपनी में जाना है, जो कि नॉर्मल सी बात है, और तो आप 1-2 महीने के लिए बेरोजगार रहोगे। उस तरह की बेरोजगारी को क्या कहलाती है, वो कहलाती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
समझे जी, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम इसी तरीके से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, कई बार बिजनेस के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। जैसे कई बार क्या होता है, कलर टीवी बेचने वाली कंपनी है जो थी वो कल गई, अब हम कलर टीवी जो है एलसीडी एलईडी और स्मार्टफोन्स में डील करेंगे। तो जो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे उनको ये सब चीजें बनाना तो आता नहीं होगा, तो वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। अब जब तक वो ट्रेनिंग करेंगे तब तक वो प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा, यानी एक तरीके से काम हो नहीं पाएगा, उनको सैलरी मिल नहीं पाएगी, तो इसलिए कुछ टाइम पीरियड के लिए वो भी क्या हो गए, बेरोजगार। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट देशों में देखने को मिलती है। अगर देश में सभी लोगों को काम मिला हुआ है ना, फिर भी क्योंकि उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, कहीं दूसरी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए वो भी क्या होते हैं, बेरोजगार होते हैं। इसलिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हर देश के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए हम कभी भी नहीं कह सकते कि कोई देश ऐसा है जिसके अंदर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो है, समझे। गोल होता है, हर गवर्नमेंट चाहती है कि उसका गोल क्या हो, या फिर उसके देश में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, जीरो। लेकिन ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो किसी भी देश में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है। इसलिए जो थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बोलते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी तो नेचुरली हर देश के अंदर होती है, समझे। उसको हम बेरोजगारी कंसीडर भी नहीं करते, सिंपल। कई बार होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे लोग चाहते ही नहीं है मैं काम करूं, लोग चाहते ही नहीं है मैं काम करूं, तो गवर्नमेंट कहां से पकड़ उसको जॉब दिलवा सकती है। तो कुछ लोग बेरोजगार ही रहना चाहते हैं, इसलिए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बना ही रहता है कुछ देशों में, सिंपल जी। चलिए अब इसलिए, क्योंकि अब देखो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बना ही रहता है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो जीरो हो नहीं सकता। इसीलिए फिलिप्स कर्व जो है ना, जब वो दिखाता है तो वो इस एक्सिस को, यानी कि वाई एक्सिस को कभी टच नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसको टच कर देगा तो फिर हम दिखाएंगे कि उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या हो चुका है, बिल्कुल जीरो हो चुका है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अनएम्प्लॉयमेंट हर किसी देश में रहती ही है, सिंपल जी। चलिए अब चालू करते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन, यानी कि फिलिप्स कर्व में क्या चेंजेस आते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन से और रैशनल एक्सपेक्टेशन से। अब ये क्या चीज होती है वो समझते हैं, समझिए। एक्सपेक्टेशन क्या होता है, एक्सपेक्टेशन होता है अनुमान लगाना या फिर कुछ एक्सपेक्ट करना कि ये अगर हो गया तो मैं ये काम कर दूंगा, यानी कि भविष्य में कोई आपको डिसीजन लेना है या फिर कोई काम करना है या फिर कोई इवेंट होने वाला है जो कि लिंक होगा किसके, आपके पास्ट से। यानी आपने पास्ट में कुछ काम करने के लिए बोला होगा कि पहले मैं ये करूंगा, अगर ये हो गया तो मैं ये काम कर दूंगा। जैसे हम बोलते हैं प्राइस अगर सस्ते हो गए तो मैं क्या करूंगा, मैं डिमांड ज्यादा कर दूंगा, सिंपल जी। तो हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो ये दो तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, पहली होती है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और दूसरी होती है रैशनल एक्सपेक्टेशन, सिंपल जी। अब समझाता हूं क्या चीज है। यहां पे हमको देखना है कि एक इकोनॉमी के अंदर जो फिलिप्स कर्व होता है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, या फिर एक देश के अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे होता है, सिंपल जी। चलिए यह है फिलिप्स कर्व 1, फिलिप्स कर्व 2, फिलिप्स कर्व 3, और यह है लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व, ठीक है जी। ये शॉर्ट रन वाले हैं तीनों के तीनों। शॉर्ट रन में जो फिलिप्स कर्व होते हैं ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में फिलिप्स कर्व आके हमेशा क्या हो जाते हैं, वर्टिकल हो जाते हैं, बिल्कुल क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। किसके ऊपर, एक्स एक्सिस पे, या फिर वाई के पैरेलल हो जाते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो, मर्जी आपकी। अब ऐसा क्यों होता है वो समझाता हूं अभी आपको, फिलहाल आगे चलते हैं, ठीक है जी। अब क्या देखने को मिलता है कि मैंने आपको समझाया था, जैसे ही इन्फ्लेशन होता है, जैसे ही महंगाई होती है, वैसे ही देश में अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी देश में जैसे ही महंगाई होती है वैसे ही बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम। यानी जैसे देश में प्राइसेस बढ़ेंगे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, कम। नेगेटिव रिलेशन बताया था। यानी ये जो सारे फिलिप्स कर्व हैं, ये शॉर्ट रन वाले, ये सारे के सारे शो करते हैं नेगेटिव रिलेशन को, कि जैसे इन्फ्लेशन होगा वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या फिर इन्फ्लेशन जैसे ही कम होगा वैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ना एक्चुअल में अगर देखा जाए इकोनॉमी में ऐसा देखने को मिलता नहीं है, कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिलता कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है या फिर अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है। आप किसी भी इकोनॉमी में देखोगे शॉर्ट रन में तो चेंजेस होंगे, लेकिन लॉन्ग रन में हमेशा जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना वो हमेशा एक जगह पे फिक्स रहती है। अब वो कैसे होता है वही मैं समझाने वाला हूं यहाँ पे, सिंपल। तो वो समझने से पहले आप एक बार समझ लो क्या बोलते हैं अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और क्या बोलते हैं रैशनल एक्सपेक्टेशन। चलिए जी शुरू करते हैं। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन और रैशनल एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस क्या है, बुक में नहीं दे रखा लेकिन मैं करवा देता हूं, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है आपके, तो एक बार ध्यान से समझ लो। जो अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन होता है इसका मतलब होता है पास्ट में जो भी आपने डिसीजन लिए हैं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके ट्रेंड को देखते हुए आपको आगे आने वाले जो कर्व होते हैं या फिर आपके आगे आने वाले जो डिसीजन होते हैं उसको आपको ध्यान में मतलब डिसाइड करना होता है। तो यानी कि प्रिडिक्शन करनी होती है किसके बेसिस पे, पास्ट ट्रेंड्स पे। यानी आपको प्रिडिक्शन करनी है कि आगे क्या होने वाला है, किसके बेसिस पे,
जो भूतकाल में आपने पिछले जमाने में आपने कोई डिसीजन ले रखे हैं ट्रेंड्स फॉलो करके, उस हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। यहाँ पे रैशनल एक्सपेक्टेशन में क्या होता है, जो अभी आपके ट्रेंड चल रहे होते हैं उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे डिसीजन लेने होते हैं। सिंपल। इन दोनों में से ऑप्टिमल यानी सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन कौन कर पाता है, तो वो रैशनल एक्सपेक्टेशन कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे हम करंट सिनेरियोस को क्या होता है टैकल करते हैं, जबकि यहाँ पे हम पुराने सिनेरियो को टैकल कर रहे होते हैं। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। वो कह रहे भैया समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, समझाता हूं अभी, जब डायग्राम से समझाऊंगा तब अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा, तब एक बार समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, फिर दोबारा बस एक बार रिवाइज कर लो कि होता क्या है। उसके बाद यहां पे कह रहा है इनिशियली फेल टू एंटीसिपेट द हायर प्राइस। स्टार्टिंग में एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन में ना, स्टार्टिंग में हम हायर प्राइस को इनिशिएट करने में या फिर डिसाइड करने में फेल हो जाते हैं। हम नहीं डिसाइड कर पाते कि प्राइस कितना रखा जाएगा, प्राइस क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन लेबर नहीं फिक्स कर पाते कि प्राइस क्या होने वाला है या फिर कितना इन्फ्लेशन का क्या बोलते हैं इफेक्ट पड़ने वाला है उनके वेज रेट पे। जबकि यहाँ पे क्या होता है, पीपल एंटीसिपेट इन्फ्लेशन क्विकली। यहाँ पे पीपल जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो जल्दी से चुटकियों में ही एंटीसिपेट कर लेते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसका क्या रोल होने वाला है, क्या डिसीजन मेकिंग में फर्क होने वाला है, क्या इंप्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में चेंजेस आने वाले हैं। सिंपल जी। इसलिए यहाँ पे शॉर्ट रन में कर्व कैसा होता है, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है, लॉन्ग रन में तो दोनों में ही वर्टिकल होता है, लेकिन शॉर्ट रन की बात है, शॉर्ट रन में यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है सेम इसी तरीके का, और यहाँ पे शॉर्ट रन में भी कैसा कर्व होता है, बिल्कुल वर्टिकल, जैसे लॉन्ग रन में होता है वैसे ही फिलिप्स कर्व होता है यहाँ पे, फिलिप्स कर्व। सिंपल जी, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। अब एक बार समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, उस तरीके से समझिए। मान लेते हैं फिलिप्स कर्व हमारा 1 है और ये है हमारा लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व। तो क्या होता है, यहां पे हम इक्विलिब्रियम में है, ठीक है जी, ये पॉइंट बन गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। यहां पे हमारा रेट चल रहा है, प्राइसेस चल रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं, और इतने देश के अंदर अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, यानी कि क्यू मान लेता हूं मैं। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, गवर्नमेंट देखती है प्राइसेस जो चल रहे हैं ना वो 5 रुपए चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, 5 रुपए चल रहे हैं, ठीक है जी, और देश में बेरोजगारी क्या है, ज्यादा है, 5 रुपए, ठीक है। अब गवर्नमेंट कहती है कि देश के अंदर चीजों के प्राइसेस कितने चल रहे हैं, मान लेते हैं 5 रुपए चल रहे हैं, और गवर्नमेंट कह लेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी क्या है, ज्यादा। अब गवर्नमेंट हो गई या फिर फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, वो चाहते हैं हमारे देश की बेरोजगारी को कम करना, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, और अनएम्प्लॉयमेंट कम कब होती है, जब देश में क्या होता है, इन्फ्लेशन। तब गवर्नमेंट ने सोचा क्योंकि इन्फ्लेशन कर देते हैं, देश में बेरोजगारी कम हो जाएगी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लगा दिया यहाँ पे टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे लगा दिया टैक्स। मान लेते हैं 3 रुपए का टैक्स लगाया, अब जो प्रोडक्ट के प्राइस थे वो 5 रुपए से बढ़ के कितने हो चुके हैं, 8 रुपए, यानी कि प्रोडक्ट के प्राइस मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊं। यहाँ पे हो चुके 8 रुपए प्राइस, ठीक है, P1, क्या बोलूंगा, P1, यानी प्राइस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब जैसे ही प्राइस 5 रुपए से बढ़ के 8 रुपए पहुंच गए, देश में क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई। सिंपल। आम पब्लिक को नहीं पता, जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको नहीं पता। सिंपल। पता किसको है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया। गवर्नमेंट टैक्स किसके ऊपर लाती है, बिजनेसमैन के ऊपर। हाँ, अल्टरनेटली मतलब अल्टीमेटली जाके उसी को भरना पड़ता है जो कंज्यूमर होता है, लेकिन फिर भी जो आम कंज्यूमर होता है वो जल्दी से न्यूज फॉलो नहीं कर पाता, या फिर उनको उतनी नॉलेज नहीं होती। ज्यादातर नॉलेज किसको होती है, बिजनेसमैन को होती है। तो बिजनेसमैन ने प्राइस क्या कर दी है, बढ़ा दी है, और वो 5 रुपए से कितने में बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, अब 8 रुपए में बेच रहा है। तो बिजनेसमैन को यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। कंज्यूमर को पता ही नहीं है, वो तो 5 रुपए की सैलरी मांग रहे हैं। चलो, तो बिजनेसमैन 8 रुपए प्रॉफिट में बेच रहा है अपना प्रोडक्ट। तो पहले वो 5 रुपए में बेचता था, अब वो प्रोडक्ट कितने में बेच पा रहा है, 8 रुपए में, जिससे बिजनेसमैन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। और जैसे ही बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा, वो क्या करेगा, वो और ज्यादा सामान बेचने की कोशिश करेगा। सिंपल जी। और ज्यादा सामान बेचेगा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट देश के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने सोचा था वैसे ही होगा। तो बस हम यहां इस पॉइंट से, ये जो प्राइस बढ़े हैं, प्राइस बढ़ने की वजह से हम कहां पे आ जाएंगे, इसी फिलिप्स कर्व पे हम मूव करेंगे, यहां से हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। इतना सिंपल। यानी कि अब देश के अंदर क्या हो गया, इंप्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों को काम मिलने लग गया, लोग ज्यादातर काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो देखो वो भी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, लोग बेरोजगार क्या हो गए, कम। अब क्या होता है ये तो शॉर्ट टर्म की बात है, शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं लोगों तक अल्टीमेटली वो न्यूज पहुंची जाती है कि प्राइसेस क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं। अब क्योंकि जब वो खर्चा पानी करने जाएंगे, जब उनको चीजें महंगी मिलेगी, तो लेबर जो होते हैं वो भी क्या करेंगे, अपनी डिमांड्स बढ़ाएंगे, और डिमांड बढ़ाएंगे तो वो भी 8 रुपए की ही डिमांड करेंगे। तो जो अल्टीमेटली जाके क्या होगा, ये जो बिजनेसमैन था, इसका जो प्रॉफिट पहले बढ़ा था, अब ये प्रॉफिट वापस से क्या होने लग जाएगा, वापस से घटने लग जाएगा। अब जैसे ही प्रॉफिट घटने लग जाएगा, तो फिर ये सोचेगा नया इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा। अब नया इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, इसके लिए इसको बनाना पड़ेगा नया फिलिप्स कर्व, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस तो कम नहीं हुए ना, प्राइस उतना ही है 8 रुपए पे, इसलिए हमको नया फिलिप्स कर्व बनाना पड़ेगा। अगर प्राइस कम हुए तो मैं वापस आ जाता यहीं पे।
प्राइस तो नहीं है, तो नया फिलिप्स कर्व बनाया हमने और इससे पता चला वापस से अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, फिर वापस से बढ़ जाएगी, यानी बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट फिर से वापस से बढ़ गई, क्योंकि प्रॉफिट किसका मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से ये लोग निकालेगा, लोग निकालेंगे तो वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्राइस बढ़े थे, यहाँ पे प्राइस क्या हो गया, वापस से कम तो नहीं हुए, प्राइस उतना ही है, कांस्टेंट ही है, इसलिए तो शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर थे या फिर जो लेबर थे उन्होंने अपनी डिमांड क्या कर दी, बढ़ा दी, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली कहां पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे। और इसलिए आप देखोगे जो फिलिप्स कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है, लेकिन लॉन्ग रन में जाके हमेशा ही हर किसी को पता चल जाता है भाई इन्फ्लेशन होने वाला है या फिर डिफ्लेशन होने वाला है, उससे अल्टीमेटली कंज्यूमर तक ये चीजें पहुंच जाती हैं। तो लॉन्ग रन में हमेशा फिलिप्स कर्व हमारा क्या हो जाता है, वर्टिकल हो जाता है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो देश में रहता ही है, चाहे आप देश में इन्फ्लेशन कर लो चाहे देश में डिफ्लेशन कर लो, मर्जी है आपकी, समझे जी। तो ये होता है एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन। क्या होता है ये एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन? यहां पे क्या होता है, तुरंत हम अडेप्ट नहीं कर पाते, हम पास्ट के जो सिनेरियोज होते हैं उनको देख के हम आगे डिसीजन लेते हैं, यानी कि जो वर्कर होते हैं वो पहले वो 5 रुपए लेते, अब जैसे ही गवर्नमेंट ने 8 रुपए कर दिया, प्राइस बढ़ा दिया, तो उनको तुरंत पता नहीं चला, इसलिए ये क्या हुआ, ये यहाँ पे चले गए, यानी कि लोगों को काम मिलने लग गया बहुत ज्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन जब वर्कर ने देखा कि पास्ट में उनको क्या बोलते हैं इतना पैसा मिल रहा था और अब इतने प्राइस जो थे पहले कम थे, अब चीजों के प्राइस बढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, डिमांड ज्यादा करनी चालू करी, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं जो वर्कर थे या फिर जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने वेजेस बढ़ाए तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट कम हुआ तो इन्फ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अब उससे क्या होगा, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट से यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वापस से हमारा वही बरकरार आ गया जो नेचुरल पहले था, अब हम दोबारा से नेचुरल पे ही आ चुके हैं। सिंपल। चलिए, तो यहां पे क्या होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होती है जिसमें हम पहले स्टार्टिंग में फेल हो जाते हैं एंटीसिपेट करने के लिए हायर प्राइस। यहाँ पे वर्कर क्या हो रहे थे, ये हायर प्राइस, गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिए, ये पहचानने में थोड़ी सी देरी हो जाती है, इसकी वजह से हमको ऐसा घूम के जाना पड़ता है। वहीं पे अब चलते हैं हम रैशनल एक्सपेक्टेशन पे। रैशनल एक्सपेक्टेशन में हमारा जो फिलिप्स कर्व बनता है वो डायरेक्ट ऐसा बनता है। अब क्योंकि फिलिप्स कर्व इसमें मिटा दे रहा हूं, यार ध्यान से देखें, हाँ, अब क्योंकि इसमें बिल्कुल ही वर्टिकल होता है हमारा फिलिप्स कर्व, तो इससे क्या होता है, अब यहां पे इन्फ्लेशन रेट, यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, मान लेते हैं ये 5 रुपए था, ये रहा, ठीक है जी, तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। शॉर्ट रन में भी लॉन्ग रन में भी दोनों में ऐसा होता है फिलिप्स कर्व, कहां पे, रैशनल एक्सपेक्टेशन में। रैशनल एक्सपेक्टेशन मतलब क्या होता है, जहां पे करंट में जो सिनेरियोस चल रहे होते हैं, ट्रेंड चल रहे होते हैं, उन्हीं को फॉलो करते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। सिंपल जी, करंट ट्रेंड जो चल रहा होता है उसी को फॉलो करते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। यानी ये माना जाता है, क्योंकि ये पहले चल रही थी थ्योरी, जब लोगों के पास न्यूज नहीं थे, फोन्स नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं थे, तो न्यूज हमारे पास लेट पहुंचती थी, हम इसी को फॉलो करते थे, एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन को। लेकिन अब क्योंकि न्यूज आ चुकी है, फोन आ चुके हैं, बहुत सारी चीजें कंज्यूमर के पास आ चुकी है, जैसे ही कोई डिसीजन लिया जाता है तुरंत ही आप देखोगे वहीं तुरंत जाके क्या बोलते हैं कंज्यूमर तक वो बातें पहुंच जाती है। जैसे चलते हैं, मान लो कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई कल सोमवार से चलते हैं, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो तुरंत ही 500 1000 के नोट बंद हो जाते हैं। कंज्यूमर जो होता है वो उस चीज को लेने से मना कर देता है, तुरंत ही काम चालू हो जाता है। होता है ना ऐसा, क्योंकि आजकल के पास सोशल मीडिया सबके पास आ चुका है, सबको पता चल जाती है इन्फॉर्मेशन। स्कूल की छुट्टी होने वाले बच्चों को पहले ही पता चल जाता है, समझे जी। हाँ जी, तो कोई भी काम होने वाला होता है आज के टाइम पे डिसीजन जो मेकिंग हो गई है बहुत ईजी हो गई है, लोग जल्दी से पता लगा देते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो बिजनेसमैन को प्रॉफिट होने वाला था वो प्रॉफिट अब बिजनेसमैन को नहीं होता। जैसे ही गवर्नमेंट ने 8 रुपए प्राइस बढ़ाए, 8 रुपए प्राइस बढ़ाने से क्या होता है, जो प्रॉफिट बिजनेसमैन को होने वाला था वो प्रॉफिट बिजनेसमैन को होता नहीं है। कंज्यूमर को पता चल जाता है कि प्राइस बढ़ चुके हैं, तो हमको वेजेस भी क्या मिलने चाहिए, अब ज्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा है। तो इस वजह से वो अपने वेजेस बढ़ा देते हैं, बिजनेसमैन को कोई फायदा मिलता नहीं है, इसलिए वो जितने लोग पहले काम करवा रहा था उतने ही लोगों से अभी भी काम करवाता है। यानी देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट कम होनी चाहिए थी वो अनएम्प्लॉयमेंट कम नहीं रहती, वो वहीं की वहीं रहती है। सिंपल जी, कोई दिक्कत तो नहीं। इसलिए चाहे इन्फ्लेशन हो जाए चाहे डिफ्लेशन हो जाए, उससे कोई भी इकोनॉमी पे फर्क नहीं पड़ता। कोई डाउट्स, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से भाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। सिंपल जी, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो इसको पेपर में करके कैसे आना है, जब भी आपके पेपर में ये पूछे एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन या फिर रैशनल एक्सपेक्टेशन, तो मैंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं इनके बारे में आप ये लिख के आओगे। डिफरेंस नहीं कह रहा मैं, ये पॉइंट्स जो होंगे एडेप्टिव वाले पॉइंट्स एडेप्टिव में लिख देना और रैशनल वाले पॉइंट्स रैशनल में अगर आया तो समझे। अगर डिफरेंस पूछना है तो ये करके आओगे आप, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आप डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम आपने डिराइव कैसे किया, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इसमें प्राइस बढ़ेंगे तो फिर क्या चेंजेस आएंगे, प्राइस घटेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ये सब आपको स्टेप्स में बता के आने पड़ेंगे।
समझे जी? जैसे आप करते नहीं थे बचपन में 10वीं क्लास में कि एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया, उसमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए से बी तक और उसको लिख के आते थे, फिर उसके बाद ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए एंड बी फॉर 5.6 सेंटीमीटर लॉन्ग, समझे? तो आपको ऐसे एक्सप्लेन भी करके आना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिल पाएंगे। कोई डाउट्स? मेरे हिसाब से मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई नीचे कमेंट में कर देके बता देना, ठीक है? और बस ठीक है, सिंपल जी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और अगर आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूं भाई साहब, दिल से, कलेजे से, गुर्दों से, फेफड़ों से, शरीर के अंग अंग से कहेंगे आपको, सिंपल जी। और जाने से पहले एक बात और कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो, सिंपल जी। और मेरे को पता है मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, तो इस वजह से परचेज करने के टाइम पे जब आप नोट्स देखोगे तो हैंड रिटन नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे कंप्यूटर टाइपिंग नोट्स, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो किसी भी टॉपिक को समझने में, सिंपल जी। चलिए, तो यहां पर खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 3, आगे मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम सेम अगले दिन, और टाटा बाय बाय। तो जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना, बाकी बाय बाय।